बीच सीधा रुख करते हैं इस वक्त दिल्ली के महिपालपुर का, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त मौजूद हैं। आसूचना ब्यूरो के निर्देशक श्री तपन डेका जी, CFSL के निर्देशक SK जैन जी, NCRB के संयुक्त निर्देशक श्री संजय माथुर जी और आज इस सभागार में बैठे हुए और आभासी रूप से जुड़े हुए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और विशेषकर NCRB से जुड़े हुए, नफीस से जुड़े हुए सभी राज्य और केंद्र के पदाधिकारियों का मैं स्वागत करता हूं। मित्रों, आज जहां तक आपराधिक न्याय प्रणाली का सवाल है, हमारा देश ट्रांसफॉर्मेशन से, कालखंड से गुजर रहा है। एक जमाने में थाना कानून और व्यवस्था इसको संभाल रखने का एक मुख्य उपकरण माना जाता था। कहीं पर भी झगड़ा होता था, कोई डिस्प्यूट होता था तो थानेदार साहब आकर इसका फौरी तौर पर समाधान करते थे। नहीं होता था तो केस होता था और सालों सालों तक केस लंबित रहता था। थोड़ा आजादी की यात्रा में हम आगे बढ़े, थाने का स्वरूप क्राइम कंट्रोल के रूप में भी परिचय में आने लगा। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुए, अपराधी पकड़े गए और उनको कोर्ट के सामने पेश करना, जेल में ले जाना, यहां तक की प्रक्रिया पर थाने का एक कंट्रोल भी था और अच्छा खासा रसूख भी था। मगर अब समय आ गया है कि आपराधिक न्याय प्रणाली को, हम देश के हर नागरिक को हमारे संविधान ने जो अधिकार दिए हैं, वो अधिकार प्राप्त करने का एक उपयुक्त साधन बनाएं। किसी के अधिकारों का हनन होता है, शरीर हो, संपत्ति हो या सम्मान हो, ये तीनों के रक्षा के अधिकार हमारे संविधान ने दिए हैं। इसका कहीं पर भी हनन होता है और सालों सालों तक हनन करने वाले को सजा नहीं होती है, तो मैं मानता हूं ये पूरी सिस्टम बेईमानी है। अगस्त 2019 से हमने एक अभियान शुरू किया था, आपराधिक न्याय प्रणाली के कानूनों में आमूलचूल परिवर्तन, उसको समय अनुकूल बनाना, आधुनिक विज्ञान और तकनीक को इसका एक महत्वपूर्ण अंग बनाना और FIR को लॉजिकल एंड तक, अपराधी को सजा कराने तक 3 साल तक पहुंचाना, 3 साल में सजा कराने की तक की व्यवस्था सुनिश्चित करना। जब शुरू किया तब मेरे जो साथी थे शुरुआत की यात्रा में, एक प्रकार से मुझे चेताते भी थे और हतोत्साह भी करते थे, मगर भाव ज्यादा चेताने का था कि साहब ये बहुत बड़ा काम है, आप शुरू करना है तो करिए, मगर सार्वजनिक रूप से मत बोलिए। मगर आज मुझे आनंद है कि हम देखते 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 7 साल की यात्रा में एक काम को पूरा करने के कगार पर पहुंचे हैं और पूरा कर पाए। और इसमें NCRB का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। आज NCRB के निर्देशक हम सबके बीच में बैठे हैं। आलोक रंजन जी को आते आते मैंने जरा मजाकिया स्वर में कहा कि आज आपका शायद अंतिम सार्वजनिक कार्यक्रम है NCRB के डायरेक्टर के रूप में। मित्रों, मैं
कोई झिझक के बगैर कहना चाहता हूं कि आलोक रंजन जी का एक कार्यकाल एनसीआरबी और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दोनों के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। इनके कार्यकाल में एनसीआरबी को सूचनाओं के कपबोर्ड से ट्रांसफॉर्म कर आसूचना और अपराधी को अपराधी सिद्ध करने तक की यात्रा का एक महत्वपूर्ण अंग एनसीआरबी को बनाने का काम आलोक रंजन जी के कार्यकाल में हुआ। और मैंने कई राज्य के, लगभग देश के 24 राज्यों के गृह मंत्री, मुख्यमंत्रियों के साथ नए कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन के लिए मीटिंग करी है। उसमें बीपीआरएनडी और एनसीआरबी हमारे बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ होते थे। गृह मंत्रालय तो होता ही होता था, परंतु एनसीआरबी ने एक मां की भांति हर राज्य की पुलिस को उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए न केवल प्रेरित किया, प्रशिक्षित भी किया है। और इसी के कारण आज नए कानून लागू करने के बाद एक भी कंप्लेन के बगैर देश के हर थाने में, इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, गवर्नमेंट, आज नए कानून सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। ये हमारी बहुत महत्वपूर्ण साझी सिद्धि है। इसमें मैं सभी राज्य सरकारों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। मित्रों, आज 26वां ऑल इंडिया फिंगरप्रिंट कॉन्फ्रेंस है। इस सम्मेलन में फिंगरप्रिंट विज्ञान, नाफिस का प्रशिक्षण का स्ट्रक्चर, मैन पावर, आधुनिक तकनीक के विषय और इस सारी यंत्रणा को दो सिद्धि में कैसे उपयोग करें, वहां तक की चर्चा यहां पर आप लोग करने वाले। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि अपराध के विरुद्ध लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार बल नहीं है, सबसे बड़ा हथियार वैज्ञानिक साक्ष्य है। अगर वैज्ञानिक साक्ष्य शुरुआत से ही संरक्षित किए जाते हैं तो क्रिमिनल को सजा कराने में इससे बड़ा कोई हथियार उपयोग नहीं हो सकता। और फिंगरप्रिंट ये वैज्ञानिक साक्ष्य इकट्ठा करने की हमारी जो मशक्कत है, इसमें फिंगरप्रिंट और फिंगरप्रिंट का रिकॉर्ड और रिकॉर्ड का उपयोग इस सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। और नाफिस इसकी एक यंत्रणा है। नाफिस का प्रयोग 2003 में सबसे पहले गुजरात में अहमदाबाद शहर में शुरू किया गया था, फिर गुजरात के स्तर पर लाए और जब मैं यहां आया तब नाफिस को अखिल भारतीय स्तर पर हमने इंट्रोड्यूस किया। ढेर सारे ऐसे केस है जो नाफिस के माध्यम से जटिल केसों को सरल करने में बड़ी मदद मिली है। मगर मैं अभी भी मानता हूं कि नाफिस का उपयोग 10% ही हो रहा है। नाफिस का उपयोग सिर्फ अपराधी को ढूंढने के लिए करना जरूरी नहीं है। नाफिस तभी सफल हो सकता है जब आप हर क्राइम सीन से प्राप्त फिंगरप्रिंट को से नाफिस के डेटा को समृद्ध करें। ये 2 वे सिस्टम है। इसका उपयोग ये अपराधी सिद्ध करने में बहुत उपयोगी है, मगर उपयोग तभी हो सकता है जब डेटा जनरेट हो। तो जब हम ट्रेनिंग करते हैं तब सर्च करने के साथ साथ कलेक्ट किए हुए फिंगरप्रिंट को डेटा में अपलोड कर डेटा को समृद्ध करने की दिशा में भी हमने ट्रेनिंग में एक महत्वपूर्ण स्तंभ बनाना पड़ेगा। मित्रों, हमारा लक्ष्य बहुत स्पष्ट है।
अपराधी कितना भी चतुर हो, वह कानून और विज्ञान की संयुक्त शक्ति के सामने बचना नहीं चाहिए। वैज्ञानिक जांच, समयबद्ध अभियोजन और इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसका उपयोग कर हमने क्राइम कंट्रोल करना है। अपराधी को पकड़ने से क्राइम कंट्रोल होता है, वो मान्यता दक्यानुसी मान्यता है। जब क्राइम करने से दंड मिलता है, ये भाव जब खड़ा होता है तो अपराध को रोकने के लिए बहुत बड़ी सफलता मिलती है और ढेर सारे लोग अपराधी बनने से भी हम रोक सकते हैं। तो हमेशा हमारा थ्रस्ट अपराधी को पकड़ने के साथ साथ अपराध को सिद्ध करने के लिए भी रहना चाहिए और समय पर सिद्ध करने के लिए भी रहना चाहिए। मित्रों, आज एनसीआरबी की अभिज्ञान ऐप, सीआरपीआई एप्लीकेशन, ई प्रोसिक्यूशन और ई फॉरेंसिक दोनों के दूसरे वर्जन, इसका यहां से लोकार्पण किया गया। जब मैं सभी चीजों को पार्लियामेंट के सामने कानूनी जामा पहनाने के लिए ले गया था, बहुत विद्वान सांसदों ने मेरा बहुत मखौल उड़ाया था कि आप इसका राजनीतिक दुरुपयोग करोगे, एक आशंका भी व्यक्त की, शायद वो तो पॉलिटिकल थी। परंतु इतने बड़े देश में, इतने थानों में, इतने कोर्ट्स में, इतनी जेल में, इतने एफएसएल में किस प्रकार से आप इसको पहुंचा पाओगे, जोड़ोगे कैसे? जोड़ भी लिया तो सूचनाओं का इतना अंबार हो जाएगा, इसका एनालिसिस कैसे करोगे? एनालिसिस भी कर लिया तो इसको न्याय प्रक्रिया के साथ कैसे जोड़ोगे? मुझे बरोबर याद है, दोनों सदन मिलकर 37 भाषण हुए थे, 37, जो इस पूरी प्रक्रिया का मखौल उड़ाते थे और मैं बेचारा बनकर गृह मंत्री नाते इसका जवाब दे रहा था। आज मुझसे संतुष्ट व्यक्ति कोई नहीं है। पूरे कानून को हमने जमीन पर उतारने का काम और पूरे देश ने जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के साथ जुड़े हुए हमारे जितने भी अंग हैं, चाहे पुलिस है, चाहे जेल है, प्रोसिक्यूशन है, कोर्ट है, एफएसएल है, इस सब ने इसको स्वीकारा भी है, सहारा भी है और आगे भी बढ़ा रहे हैं। अब हमारा दायित्व है इसके सुफल को जनता तक पहुंचाने का और मुझे लगता है कि ये चारों नई शुरुआत जो आज हुई है वो उसको जनता तक सुफल पहुंचाने का एक बहुत बड़ा जरिया बनने वाली है। और जनता जो आजादी से 80 साल तक अपने अधिकारों की रक्षा के लिए जूझती है, लड़ती है, निराश होती है, इसकी वो निराशा दूर करने का कारण आज ऐप और ये सारा विज्ञान बनने वाला है। मित्रों, इसकी ट्रेनिंग के वक्त भी हमने एक ध्यान रखना पड़ेगा कि आइसोलेशन में ट्रेनिंग काम नहीं आएगी। अगर वैज्ञानिक साक्ष्य जांच के दरमियान हमें मिल गए हैं और फिर भी हम व्यक्तियों को साक्ष्य के रूप में 100 से ज्यादा रख देते हैं तो आप जल्दी न्याय नहीं दिला पाएंगे, क्योंकि आप ही आपके केस को लंबित कर देते हैं, लंबा कर देते हैं। अगर फिंगरप्रिंट मिल गया अपराध के स्थान पर से, टेलीफोन अपराध के स्थान से, टावर से इसका मिलान हो गया और अपराधी की सीआरपीआई एप्लीकेशन से शिनाख्त हो गई तो 5 से ज्यादा साक्ष्य रखने की जरूरत नहीं है। 60 दिन में उसको सजा हो जाएगी और ऐसे कई केस नए कानून के बाद उपलब्ध है जिन्होंने 90 दिन के अंदर अपराधियों को जन्म टिप तक की सजा कराई। तो हमारा ट्रेनिंग आइसोलेशन में नहीं होना चाहिए, ऐप के उपयोग तक सीमित नहीं रहना चाहिए।
ऐप का उपयोग कर कर वैज्ञानिक साक्ष्य सृजित कर कर चार्जशीट तक की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और उसके बाद में अभियोजन और ज्यूडिशरी को भी ट्रेन करना पड़ेगा कि इतने साक्ष्य है तो और कोई साक्ष्य की जरूरत नहीं है। और इसीलिए जरूरी जितने भी बदलाव है जुडिशरी का भी काम सरल करने के लिए और प्रोसिक्यूशन का भी काम सरल करने के लिए वो हमने नए कानूनों में समाहित कर लिए। तो पुराने दक्यानुसी जितने भी डायमेंशन थे सजा कराने के, वो सारे डायमेंशन डायनेमिक तरीके से हमने चेंज कर कर एक वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर प्रोसिक्यूशन की टाइम को सीमित करने का प्रयास किया गया। मगर जब तक ये हमारे इन टोटो ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं बनेगा, परिणाम नहीं आएगा। जितने भी डीजीपी आभासी रूप से इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, मेरा सबसे आग्रह है कि आपका सप्ताह में एक दिन निश्चित रूप से ये 5 अंक की ट्रेनिंग के लिए कम से कम 1 साल तक दे, ऐसी मेरी ये सबसे विनती है। तभी जाकर इसका 100% उपयोग हम कर सकते हैं। मित्रों, सूचना को इंटेलिजेंस में बदलने की कवायद बहुत महत्वपूर्ण होती है। महाभारत जिसने बारीकी से पढ़ा होगा उसको मालूम होगा, संख्या भी कौरवों के पास बहुत थी, संसाधन भी बहुत थे, विज्ञान भी उनके साथ था। एक प्रकार से बहुत सारे रथी महारथी वैज्ञानिक शस्त्रों का जानकारी रखने वाले इनके सेना में ज्यादा थे और सूचनाएं भी ज्यादा थी। बहुत सारी सूचनाएं उनको मिलती थी और इस सभी मामलों में पांडव कहीं ना कहीं बड़े वीक दिखाई पड़ते थे। अब बारीकी से महाभारत का युद्ध का विश्लेषण करिएगा तो, परंतु वहां एक निशस्त्र आदमी अर्जुन के सारथी के रूप में बैठा था जो सूचना को इंटेलिजेंस में तब्दील कर कर युद्ध के फैसले करता था और अंततोगत्वा श्री कृष्ण के कारण ही ये युद्ध पांडव जीत गए। और मुझे लगता है कि हमारी सिस्टम जो है वो सूचनाओं के कपबोर्ड को इंटेलिजेंस में बदलकर अपराधी को सजा कराने की कवायद है और इसको इस स्पिरिट में हमने आगे देखना होगा। मित्रों, राज्यों से मेरी कुछ अपेक्षाएं हैं। डेटाबेस की गुणवत्ता चाहे नफीस हो चाहे सीआरपीआई हो, डेटाबेस की गुणवत्ता और उसकी सुरक्षा वो राज्य ही सुनिश्चित कर सकते हैं। जब हम किसी भी अपराधी का डीएनए सैंपल लेते हैं तो इसकी सुरक्षा पर उसका अधिकार है। हमारा अधिकार तब बनता है जब दूसरे क्राइम के लिए इन्वेस्टिगेशन करना है तो सैंपल सटीकता से लिया जाए और सटीकता से स्टोर किया जाए। ये दोनों हमें सुनिश्चित करने पड़ेंगे। इसी प्रकार के नफीस के डेटा का संग्रहण और इसकी सुरक्षा और इसकी एप्लीकेशन, ये तीनों को हमने बड़ी सटीकता से सुरक्षित भी करना पड़ेगा, उपयोग भी करना पड़ेगा। तो राज्यों को मेरा आग्रह है कि डेटाबेस की गुणवत्ता और सुरक्षा ये दोनों पर विशेष बल दिया जाए। डेटा को इंटेलिजेंस में बदलना, मैं अभी भी कहता हूं कि डेटा का कपबोर्ड किसी का भला नहीं कर सकता, बोझ बनता है। मगर डेटा को इंटेलिजेंस में जैसे ही बदलते हो आप, ये बहुत फायदेमंद होता है। तो अब जो डेटा जनरेट हो रहा है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर मशीन लर्निंग की सहायता से अपराध पैटर्न का विश्लेषण करने की एक टीम हर राज्य में बननी चाहिए।
रिपीट ऑफेंडरों को आइडेंटिफाई करने की टीम बननी चाहिए, इसकी प्रोफाइलिंग होनी चाहिए। दो राज्यों के बीच में अपराधी कार्यक्षेत्र का, न्यायिक कार्यक्षेत्र का फायदा उठाते हैं, इसका भी आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। और अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों की भी पहचान के लिए डेटा का उपयोग करना चाहिए। परंतु ये डेटा को जस का तस रखेंगे तो हमें कोई फायदा नहीं होगा। हमने डेटा को इंटेलिजेंस में बदलना पड़ेगा, एआई की टीमें बनानी पड़ेगी और हमारे सॉफ्टवेयर को एआई लर्निंग के माध्यम से सटीक और सूक्ष्मता से एनालिसिस करने वाला बनाना पड़ेगा। तभी जाकर हम ये सारी व्यवस्थाओं का उपयोग कर सकेंगे। मैंने सुरक्षा की बात की। सुरक्षा के भंग के लिए हमारी सिस्टम में रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने के लिए भी हमने बहुत त्वरा से सोचने की जरूरत है। साइबर सुरक्षा, एक्सेस लॉग, एसओपी आधारित उपयोग, थर्ड पार्टी ऑडिट की मजबूत व्यवस्था और जहां अधिकार का दुरुपयोग होकर उपयोग होता है वहां पर दंडित करने की व्यवस्था, ये सब नहीं करते हैं तो ये सिस्टम हमारे लिए आने वाले दिनों में बोझ बन जाएगी। जैसा मैंने पहले कहा, प्रशिक्षण को ज्यादा व्यवहारिक बनाना होगा। चार्जशीट्स चालान की साइज को छोटा करना पड़ेगा। उपयोगी साक्ष्य को ही कोर्ट के सामने ले जाने के लिए आपने आग्रह करना पड़ेगा और टेक्नोलॉजी के उपयोग और कोर्ट में देरी न हो, इसलिए हमारे नए कानूनों में जितने भी प्रोविजन किए हैं इसके उपयोग को प्रोसिक्यूशन के पीछे पड़कर सटीकता से कराना पड़ेगा, तब जाकर हम समय पर न्याय दे पाएंगे। तो प्रशिक्षण के मॉड्यूल में इस सारी चीजों को हमने समाहित करना पड़ेगा। मैंने कुछ राज्यों के प्रशिक्षण के मॉड्यूल देखे हैं, कोई अदरवाइज न ले मगर एक भी मॉड्यूल में चार्जशीट कैसे छोटी की जाए इसकी कला आप आईओ को नहीं सिखाते हैं। तो फिर ये तकनीक का क्या फायदा है भाई? फिंगरप्रिंट का मिलान हो गया, टेलीफोन टावर का मिलान हो गया, चेहरे का मिलान हो गया, आंख का और डीएनए का मिलान हो गया और फिर आप 250 साक्ष्य के साथ कोर्ट के सामने जाते हो, तो तकनीक क्या करनी है? व्यवहारु प्रशिक्षण अनुभवी प्रोसिक्यूटर्स ने तैयार करना पड़ेगा। एक क्राइम सीन के चांस प्रिंट के कलेक्शन, प्रिजर्वेशन और अपलोड करने की प्रक्रिया में दूषित न हो, इसके लिए भी बहुत सटीकता से मेहनत करने की जरूरत है। मैं सब कहने की इसलिए हिम्मत कर रहा हूं कि पहला चरण आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कर लिया है, मगर ये छोटी छोटी बातें अगर हम ढंग से नहीं करते हैं तो हमारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तो घटनास्थल पर थोड़ी सी भी लापरवाही होगी, अदालत में हमारी स्थिति को कमजोर कर देगी। तो प्रशिक्षण में चांस प्रिंट्स का सख्त प्रबंधन ये प्रशिक्षण का हिस्सा होना चाहिए। इंस्टीट्यूशंस और स्टेट के बीच में, नेबर स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन की व्यवस्था को भी प्रशिक्षण के अंदर हमने इनबिल्ट करना पड़ेगा और इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन और कन्विक्शन, ये पूरी चेन में तकनीक का सक्रिय उपयोग के लिए भी हमने बहुत अच्छे तरीके से काम करने की जरूरत है। मित्रों, आज मैं आप सबके सामने कहना चाहता हूं कि आप सबके ही प्रयास से, सभी राज्य सरकारों की, पुलिस के प्रयास से आज सीसीटीएनएस का 100% मतलब 17,840 थानों में सीसीटीएनएस की रीच पहुंचाने में हम सफल हो गए और 37 करोड़ 86 लाख
एफआईआर लेगेसी डेटा सहित आज हमारे पास उपलब्ध है। ई कोर्ट में 22,000 अदालतें जुड़ चुकी हैं। इनके लेगेसी प्रोसिक्यूशन को ऑनलाइन करने की प्रक्रिया भी चल रही है। ई प्रिजन में 2,70,00,000 कैदियों का डेटा आज हमारे पास उपलब्ध है। ई फॉरेंसिक में 34,48,000 केस, आप साक्ष्य मतलब नंबर अलग हो ज्यादा हो सकते, 34,48,000 केस का फॉरेंसिक का डेटा हमारे पास उपलब्ध है। और क्राइम एक्ट का 43,16,000 का अलर्ट, उसका डेटा भी उपयोग है। मगर मैं आज भी कहता हूं ये सारा एक कपबोर्ड है जो हमारे कोई कमरे में पड़ा है। जब तक ये डेटा का एनालिसिस कर कर, आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर कर, एआई के माध्यम से, सॉफ्टवेयर के माध्यम से इसका एनालिसिस कर कर एक्शनेबल उपयोग में नहीं ले आते हैं, ये हमारे पास बोझ है। मगर हमने इस पर गृह मंत्रालय ने काम करना शुरू कर दिया है। काफी युवाओं को हमने साथ में जोड़ा भी है। अब 1,29,00,000 फिंगरप्रिंट का जो रिकॉर्ड है, नार्को ऑफेंडर का रिकॉर्ड है, लगभग 9,19,000 नार्को ऑफेंडर का रिकॉर्ड है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का 3,65,000 का रिकॉर्ड है। और प्रिजन का डेटाबेस, ये सब मिलाकर आज हम एक बहुत बड़ी संपत्ति के मालिक हो गए हैं। और अब जरूरत है कि हमारी पूरी सिस्टम को ये ताकत से परिचित कराना और ये डेटा जो पड़ा है उसको ताकत में परिवर्तित करना। ये आने वाले 5 साल तक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के साथ जुड़े हुए हर व्यक्ति का दायित्व है कि हमें डेटा को एक्शनेबल तरीके से उपयोग हो जाए, इस तरह का बनाए। हर डेटा एक दूसरे से बात करे ऐसा बनाए। डेटा के एनालिसिस की पद्धतियां खड़ी करें और ढेर सारे युवा को जोड़कर इसमें से क्राइम कंट्रोल के अलग अलग मॉड्यूल को तैयार करें। इसके लिए 4 साल पहले ही मैंने एनसीआरबी में मॉडस ऑपरेंडी ब्यूरो की शुरुआत की है। उसका एक प्रकार से खाका तैयार कर रखा है, मगर उसमें अभी ज्यादा प्रगति नहीं हुई है। आज के सम्मेलन के बाद ये सारी चीजों को, ये डेटा को उपयोग करने की पूरी प्रक्रिया मॉडस ऑपरेंडी ब्यूरो करेगा। और इसके माध्यम से हम न केवल क्रिमिनलों को सजा कराने में इसका उपयोग करेंगे, क्रिमिनल क्राइम करे उसके पहले उसको रोकने में भी सफल होंगे। तो क्राइम करने के 2 तरीके हैं। हमने पहले क्रिमिनल को पकड़ने पर ही ध्यान दिया था। अब पकड़ने से कुछ नहीं होता है। पकड़कर अगर वो क्रिमिनल है तो न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण कर सजा कराना, जिससे दूसरों के मन पर एक डर खड़ा हो, और दूसरा क्राइम करने से पहले इसको रोकना। क्राइम पैटर्न, रिपीट ऑफेंडर्स और अंतर्राज्यीय अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क को इसके माध्यम से हमने रोकना पड़ेगा। मित्रों, कई सारे विषय आज के सम्मेलन में आपने लिए हैं। मुझे लगता है कि आज ही एनसीआरबी डायरेक्टर एक टीम गठित करे कि आने वाले सम्मेलन के विषय क्या होंगे, और वो विषय मोडस ऑपरेंडी ब्यूरो सेंट्रिक होने चाहिए और ये पूरे डेटा का उपयोग के सेंट्रिक होने चाहिए, और अंततोगत्वा क्राइम कंट्रोल के दिशा में होने चाहिए। ये जो हमारी नई न्याय संहिताएं लेकर आए हैं हम, ये न्याय संहिताओं का उद्देश्य है कि देश के किसी भी कोने में एक अपराध रजिस्टर हो तो 3 साल के अंदर
अपराधी को सुप्रीम कोर्ट तक दोषी सिद्ध कर देना। और आप भरोसा रख कर चलिए, इसके सारे लूफोल्स जो सिस्टम के वो आइडेंटिफाई कर दिए हैं। 90% लूफोल्स कानून आधारित था, उसको वो छिद्रों को भरने का काम कानून में ही समाप्त हो चुका है। और वॉल्यूम आधारित जो देरी है उसको कम करने के लिए हम भारत के सर्वोच्च न्यायालय के साथ बहुत सक्रिय रूप से चर्चा कर रहे हैं। हम शांति अदालतें भी बनाने जा रहे हैं। हम हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग क्रिमिनल केसों के निपटान के लिए नई व्यवस्था के लिए भी सक्रिय रूप से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के साथ भारत सरकार का गृह मंत्रालय चर्चा में है। तो देरी तो किसी भी तरह नहीं होने दी जाएगी, ये दृढ़ संकल्प है। परंतु सिर्फ जजों की संख्या, प्रोसिक्यूटर्स की संख्या से काम नहीं होगा। हमने भी हमारे चालानों को वैज्ञानिक रूप से बनाना पड़ेगा, प्रोसिक्यूशन के पीछे पड़ना पड़ेगा, कम से कम डेट में हमारा केस का निर्णय आ जाए वो करना पड़ेगा, और कोर्ट को सहयोग भी करना पड़ेगा। उस दिशा में जाने के लिए जितने भी तरीके सृजित करने हैं, मैं मानता हूं क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का ये जिम्मेदारी है। और इसी के लिए क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को शायद किसी जमाने में बनाया गया होगा। अब समय आ गया है कि बनाने वाले व्यक्ति ने जिस विजन के साथ बनाया होगा, इसको हम जमीन पर उतारें। आज जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, मैं तो कम से कम इससे बहुत आशान्वित हूं, क्योंकि क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ये हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। मैं जिस दिन से गृह मंत्री बना तब से कहता हूं, बीपीआरएनडी और एनसीआरबी के बगैर इस देश का क्राइम कंट्रोल होना असंभव है। मगर ये महत्वपूर्ण काम को शायद इतनी तवज्जो नहीं दी गई थी। एनसीआरबी के लोगों को बहुत बहुत बधाई कि आपने आपके पुरुषार्थ से ही आपका महत्व साबित कर दिया है। और आने वाले दिनों में एनसीआरबी की बहुत बड़ी भूमिका है। फिंगरप्रिंट ब्यूरो भी एक प्रकार से बहुत उपयोगी उपकरण है हमारे उद्देश्य के लिए। और आज की जो आपकी कॉन्फ्रेंस है, इसमें सिर्फ तकनीक पर चर्चा न हो, इसके व्यवहारू उपयोग पर हो, डेटा संग्रह करने की शुद्धतम पद्धति को बनाने पर हो, मतलब क्राइम सीन पर से डेटा लेने की शुद्धतम पद्धति बनाना और संग्रहित डेटा को सुरक्षित करना, और पुलिस थाने से नफीस के अंदर डेटा सर्च में कम से कम टाइम लगे, इस प्रकार की तकनीक को डेवलप करना। इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि हमारी उद्देश्य पूर्ति के लिए बहुत सहयोगी होगा। फिर से आज की ये कॉन्फ्रेंस जो शुरू हो रही है, उसको मेरी अनंत अनंत शुभकामनाएं हैं। वंदे मातरम।